नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ बहुत सारे ऐसे किचन के टिप्स एंड हैक्स लेकर के जो आपके मुश्किल काम को आसान तो करेगा ही करेगा, आपका टाइम, मनी और आपके एफर्ट्स को भी बचाएगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके के इयररिंग्स की बात करूँगी कि जब कभी भी हम लोग पार्टी शादी वगैरह में जा रहे होते हैं, उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम अपने इयररिंग्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके ले जाएं कि वो उलझे नहीं और टूटे भी नहीं और उसको ढूंढना भी आसान हो। तो यहाँ पे एक बटन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें होते हैं 4 होल। आप 2 पेयर आराम से अपने इयररिंग्स को ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो हुप्स वाले इयररिंग्स होते हैं वो लगाया है। आप टैप वाला इयररिंग्स भी लगा सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपकी इयररिंग्स बिल्कुल सेफ होती है, टूटती नहीं, उलझती नहीं। और सबसे अच्छी बात कि जब आपको ज़रूरत होती है तो ये बहुत ही आसानी से मिल भी जाती है। तो चलिए अब बारी आपकी है इस टिप को ट्राई करने का, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग रिसेंट में ही शादी पार्टी वगैरह अटेंड करने वाले होंगे। आई होप ये उनके लिए बहुत ज़्यादा काम का हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, इस तरीके के जो लोहे के काले चिकने या फिर जंग लगे तवे को ना अगर आप सही तरीके से साफ़ करें तो वो बिना किसी मेहनत के बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं और एकदम से चमकने लगते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं यही कह रही हूँ कि ये जो गंदे तवे होते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि साफ़ कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो गैस ऑन किया, इसके ऊपर तवा रखा। तवा को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा इसको गर्म करना है। जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तब इसके ऊपर डाल देना है बेकिंग सोडा। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी डिटर्जेंट डालना है, लाइक आपके पास सर्फ है, सर्फ डाल सकते हैं। बर्तन धोने वाला साबुन को घिस करके डाल सकते हैं, कपड़े धोने वाले साबुन को घिस करके डाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो चलिए डिश लिक्विड जेल है उसको आप डाल दीजिए। इसके बाद आपको इसके ऊपर डालना है विनेगर। विनेगर बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करता है और जो गंदगी है ना उसको धीरे धीरे करके फुला देता है। मतलब विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन जो होता है उससे कोई भी गंदी चीज़, चिकनी चीज़ हो ना बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, साफ़ आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। ईंट होती है ना, ईंट, ईंट से भी आप इसको रगड़ सकते हैं, दिए से भी आप इसको रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना ग्रामीण इलाकों में आसानी से मिल जाती हैं। बट अगर आप शहर में रहते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए, बस उसी का ये समाधान है, उसी का ये ऑल्टरनेट है। देखिए, हमने इसको अच्छी तरीके से जूने से रगड़ लिया है। रगड़ने के बाद जब मैंने इसको पानी से वॉश किया, आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसके ऊपर गंदगी है, कितनी ज़्यादा कालिक है। क्योंकि हम लोग सर्दियों में नॉर्मली पूड़ी पराठे वगैरह ज़्यादा खाते हैं और बनाते भी हैं, तो इससे तवे की हालत बहुत बुरी होती है। बट आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका तवा एकदम चमकेगा, चाहे वो लोहे का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। अब देखिए, अच्छी तरीके से इसको साफ़ करके फिर आपको पोंछना ज़रूर है, क्योंकि लोहा है तो इसमें जंग ज़रूर लगेगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसको पोंछ दिया है। पोंछने के बाद इसको सीज़न ज़रूर करना है। सीज़न किससे कर सकते हैं? ऑयल से कर सकते हैं। आप सरसों के तेल से भी कर सकते हैं या फिर कोई भी वेजिटेबल ऑयल हो जिसमें आप खाना बनाते हो। थोड़ा सा लगा करके आप इस तरीके से रगड़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सीज़न हो जाएगा। और मैं खुद आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ कि बिल्कुल भी कालिक इसके अंदर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, गाजर, चुकंदर, आंवला और अदरक वाला जो जूस होता है ना वो सर्दियों में एकदम एनर्जी बूस्टर और इम्यूनिटी टॉनिक भी होता है। तो आप इसको ज़रूर पीजिए, क्योंकि सर्दी में बहुत सारे सब्जियां मिलने लगती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्विक एक रेसिपी या फिर जूस बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसको अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी पीते हैं ना तो आप अपने अंदर एक डिजास्टर चेंज देखेंगे। तो चलिए बताती हूँ कि बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए आपको गाजर को छील लेना है। इसके साथ ही आप अदरक को भी छील लीजिएगा, चुकंदर को भी अच्छी तरीके से छील करके रेडी कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि जो मैंने गाजर खरीदी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना इतनी अच्छी गाजर नहीं आती है। तो मैं क्या करूँगी कि इसको ना अच्छी तरीके से छील लूँगी। जो ऊपर का गूदा है उसका मैं यूज़ करूँगी और ये जो बोन्स वाला पार्ट है ना उसे मैं फेंक रही हूँ।
और आंवले को भी आप छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लीजिएगा ताकि इसको पीसने में आसानी हो। अब देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से छील लिया है, काट लिया है। अब मिक्सी के जार में डालना है और ये ऐसे ही नहीं पीसेगा, थोड़ा सा इसमें पानी ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए अगर आपको ठंडी से प्रॉब्लम है तो आप इसमें थोड़ा गुनगुना पानी भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें काला नमक डाला है। आप इसमें नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, वैसे इतनी ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर आंवला डाला है, तो ये इसी से विटामिन सी भी मिलेगा और थोड़ा खट्टा भी हो जाएगा। अब कुछ दिन पहले मैंने हल्दी को, कच्ची हल्दी को किस तरीके से स्टोर करें वो भी बताया था। तो बस वही कद्दूकस की हुई हल्दी मैंने इसके अंदर डाला और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद आप इसको मलमल के कपड़े में ज़रूर छानिएगा, क्योंकि अगर आप छन्नी में इसको छानेंगे ना तो जो इसके मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ज़रूर आएंगे, जो आपको पीने में थोड़ा सा तकलीफ़ दे सकते हैं। तो आप कपड़े में ही इसको छानिएगा। चलिए लगे हाथ में ये भी बता दूं कि ये फ़ायदा क्या क्या करता है, इसको पीना ज़रूरी क्यों है। देखिए अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो आप इसको ज़रूर पी सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर चुकंदर और गाजर होता है। इम्यूनिटी बूस्टर भी है क्योंकि विटामिन सी है, इसके अंदर हमने आंवला डाला है। और ये स्किन को भी बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, आँखों की रोशनी भी काफ़ी हद तक इससे बेहतरीन रहती है। तो आप इस जूस को ना बहुत आसानी से घर में पड़ी हुई चीज़ों से बना सकते हैं और एकदम फ्रेश पी सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे मैं ब्लेड की बात करूँगी कि जो हम कई बार ना इस्तेमाल करते हैं इसको। कई लोग तो अभी भी शेव ब्लेड से ही करते हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिस्पोज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डिस्पोज़ करते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसे ही इसको कूड़े में फेंक देते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मवेशी होते हैं जो जानवर घूमते रहते हैं, वो कूड़े कचरे में ही जाते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए। तो ऐसे में ब्लेड उनके मुंह में भी जा सकती है। तो इसके लिए आप इसको ना सही तरीके से डिस्कार्ड करिए या फिर डिस्पोज करिए। इसके लिए आप इस तरीके के प्लास्टिक के बॉटल्स ले सकते हैं जिसके अंदर आप इसको तोड़ करके डाल दीजिए। ऐसा करने से ये अच्छी तरीके से डिस्पोज भी हो जाता है और किसी भी लावारिस जो पशु होते हैं उनके मुँह में भी नहीं जाता। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं जिसमें यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसमें जो एलईडी कैंडल्स होते हैं ना वो आए थे, तो वो तो यूज़ हो गया। बट जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा, मतलब बहुत अच्छा भी लगा और मुझे लगा कि ये यूज़फुल भी है। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला तरीका ये है कि आपके पास अगर आप सिलाई करते हैं तो सिलाई से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। लाइक ये जो धागा डालने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है वो, इस तरीके के जो फीते होते हैं वो, फिर हुक्स होते हैं, बटन्स होती हैं और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ना इन सारी चीज़ों को इसके अंदर डाल सकते हैं। डाल करके आप इसको जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे इसे रखिए और जब जो जो चीज़ें आपको निकालनी हैं आप इसको ईज़िली इसमें से पिक कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके जो मतलब खाने हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे पास तो चीज़ों की भी कमी पड़ गई। मैं ढूंढ ढूंढ करके चीज़ें ला रही थी और इसके अंदर रख रही थी, फिर भी इसमें बहुत सारे पार्ट्स अभी भी खाली हैं। तो ये तो रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने छोटे मोटे मसाले भी इसके अंदर बड़े ही अच्छे तरीके से रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप डीआईवाई करते हैं तो उसमें भी बीड्स, मोती, छोटे छोटे जरकन, या फिर आपने देखा होगा कि रियल मिरर भी यूज़ किया जाता है। तो सारी चीज़ें इसमें सेग्रीगेटेड रहती हैं। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पैंट है, ये रेडीमेड सूट का पैंट है। तो सूट तो बहुत खूबसूरत है बट इसका जो पैंट है ना ये थोड़ी सी, मतलब इसकी जो सिलाई है ना वो थोड़ी सी चीप लग रही है मेरे को, क्योंकि मेरे को डिसेंट कपड़े पहनने पसंद है। मैं इस तरीके की चीज़ें मतलब पसंद नहीं करती हूँ। तो अब ये जो सूट है वो तो खूबसूरत है बट इसका जो पैंट है ना इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा। ये जो ट्रायंगल ट्रायंगल इसमें बना हुआ है ना पार्ट, उसको मैं क्या करूँगी कि इस तरीके से ना पलट लूँगी, मतलब अंदर से बाहर के साइड पे आप पलटिएगा। तो जैसे ही आप इसको पलटेंगे ना आप देखेंगे कि ये बिल्कुल लीफ के जैसे बन जाएगा, या फिर जो फ्लावर के पंखुड़ियाँ होती हैं वैसा दिखने लगेगा। और मेरे ख्याल से उस वाले
डिज़ाइन से अच्छा ये वाला डिज़ाइन लग रहा है। तो मैंने देखिए यहाँ पे सबको पलट लिया है अच्छी तरीके से। अब इसको लॉक करना है, तो आप सेम मैचिंग का जो धागा होगा उसे ले लीजिएगा और इस तरीके से आपको इसको लॉक करना है। अब देखिए जो टॉप वाला पार्ट है ना, जहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं, वहाँ पे आप छोटे छोटे से बीड्स यानी कि मोती भी लगा सकते हैं मैचिंग का, या फिर वाइट में भी लगा सकते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने सिंपल सी सिलाई लगाई है और ये पहले वाले से तो मच बेटर हो गया है। अब मैं शायद इसको पहन पाऊँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि उसके मैचिंग का दूसरा कुछ मुझे लेना ही पड़ेगा। बट पहले वाले से ये मच बेटर है। इस तरीके से बना करके इसको पहना जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए अभी सर्दियां आ गई हैं, तो ऐसे में जो मोटे अनाज होते हैं लाइक ज्वार हो गया या फिर मक्के का आटा हो गया, और क्या क्या होते हैं, बहुत सारे आटे होते हैं ना जिसको हम सर्दियों में खाते हैं क्योंकि ये गर्म होते हैं। तो देखिए खाने में तो ये अच्छा लगता है, बट इसको बनाने में थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि ये नॉर्मल गेहूं के आटे की तरह तो बनता नहीं है। इसकी जो रोटियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा फटती हैं। तो बस मैंने भी पहली बार ट्राई किया है, और नहीं मेरे ख्याल से सेकंड टाइम मैंने ट्राई किया है और अच्छी बनी थी। तो इसलिए मैं आपको जो भी तरीका बता रही हूँ ना, उस तरीके से अगर आप मतलब बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपकी भी ज्वार की रोटी बन जाएगी। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा। मैंने 1 कप आटे के लिए 3/4 कप पानी लिया है। तो आप देखिए जब इसको कई बार बनाएंगे ना तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, बट आप पहली बार बना रहे हैं तो इस रेशो में बनाइएगा। अब देखिए पानी अच्छी तरीके से गर्म हो गया और जो आटा मैंने लिया था ना उसको इसके अंदर डालना है और तुरंत इसको मिक्स करना है। अगर आप जल्दी जल्दी इसको मिक्स नहीं करेंगे ना तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, जिससे आप इसको सही तरीके से बना नहीं पाएंगे। अब मैंने इसे उतार लिया है और इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। तो माना ये हेल्दी होता है, बट थोड़ा सा मेहनत लगती है इसको बनाने में, बट ये बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको टेस्ट को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट सा होता है, इसमें मेरे को लगता है कि गेहूं के आटे जैसा स्वाद तो नहीं होता है, बट हाँ इसमें इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक या फिर सॉल्ट ऐड किया है। आप इसको ऐड कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा ये नमकीन लगेगा तो बच्चे भी इसको आराम से खा लेंगे। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी क्योंकि अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। यहाँ पे अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा टाइट है ना तो थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें ऐड करते जाइएगा, मतलब हल्के हल्के छींटे मार मार करके, और फिर आपने इसे अच्छी तरीके से गूँथना है, मतलब इसकी कुटाई पिसाई अच्छी तरीके से करनी है, तभी इसके अंदर अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और आप इसकी रोटी को बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ये अनाज जो होते हैं उसको सब लोग क्यों खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, डाइजेशन में अच्छे होते हैं, जल्दी से ये पच जाते हैं। और मैंने भी ये चीज़ फील किया कि थोड़ा ना बाउंसी बाउंसी सा होता है, मतलब जब आटा गूंद लेंगे ना तो ये बाउंसी सा लगेगा। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। तो बनाने के कई सारे तरीके हैं। आप इसको हाथ पे भी इस तरीके से, जैसे मैं इसको पीट पीट करके हाथों पे बना रही हूँ ना, वैसे भी बना सकते हैं। आप इसको रोटी की तरह बेल करके और फिर किसी बड़ी कटोरी या फिर बड़ी सी थाली से आप कट कर लेंगे तो इसके जो एजेस हैं वो निकल जाएंगे और आपकी रोटी ना अच्छी दिखेगी। बनेगी तो सेम, बट हाँ देखने में अच्छी लगेगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप फिर चकले पे नहीं बन रहा है तो आप ना नीचे कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर रख करके और फिर बेलिए, तो अच्छी तरीके से ये बिल जाता है। और मैं इसको सेक करके भी दिखाऊंगी और पूरा मतलब प्रोसेस दिखाऊंगी आपको, किसके साथ खाना है इसको वो भी मैं बताऊंगी। तो देखिए तवा ना बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, मीडियम टू स्लो रखना है। जब तवा गर्म हो जाए तब ये रोटी इसके ऊपर डालिएगा और इसको पलट पलट करके आपको सेकना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया है लोहे के तवे का, मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक का पैन चढ़ाया है, उसी में मैं इसको सेक रही हूँ ताकि ये ना चिपके नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप नॉन स्टिक के पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये, और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो हैं ना तो आप तो इसको आराम से लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। अब जब बन जाती है रोटी तो इसके ऊपर रखना है ढेर सारा मक्खन या तो घी, और इसको खाना है किसी भी
आलू की सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं या फिर आप बैगन के भरते के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही वाले बैगन बनाए थे, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। आप ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है, ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी तरीके की बहुत ही अमेजिंग टिप्स हमारे चैनल पे हमेशा अपलोड होती है, और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।